अब हम पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12th में आते ही बच्चों को जब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ना पड़ती है तो उनके मन में एक सवाल जरूर आता है कि पार्टनरशिप वाले ऐसा क्या अलग काम करते हैं जिसके कारण पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हमें अलग से सीखना पड़ती है। क्लास 11th में हमने जो अकाउंटिंग सीखी वो एक बिजनेस की अकाउंटिंग थी। पार्टनरशिप वाले भी बिजनेस ही करते हैं, तो फिर ये ऐसा अलग क्या करते हैं जिसके कारण पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हमें अलग से सीखना पड़ती। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक समझना पड़ेंगे, कुछ बेसिक पार्टनरशिप के और कुछ बेसिक अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के उतने बेसिक जो सिर्फ पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शब्द आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में पार्टनरशिप के अलावा दो और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। एक था सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करती है, जैसे परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस के पेमेंट, लायबिलिटीज के पेमेंट। तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस भी कॉमन होते हैं। तो फिर इन तीनों में अलग क्या है? इन तीनों में जो अलग है वो है नंबर ऑफ ऑनर्स। नंबर ऑफ ऑनर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में जहाँ एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को संभालता है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग हमने क्लास 11th में पढ़ी। पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग हम क्लास 12th में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम फोकस करेंगे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पर। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जिस बारे में है वो है ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसके कारण पूरी एक यूनिट पार्टनरशिप अकाउंटिंग को डेडिकेट करना पड़ती है। हमें कम से कम 6 से 7 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम समझें उसके पहले 2 बातें माइंड में रखना जरूरी है। नंबर 1, हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म की है, ना कि पार्टनर्स की। नंबर 2, क्लास 11th में पढ़ा हुआ प्रिंसिपल, ऑनर्स एंटिटी प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि एक ऑनर और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का एग्जिस्ट अलग अलग होता है। तो पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स ऑनर होने के कारण पार्टनरशिप फर्म से उनका एग्जिस्टेंस अलग अलग होता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक ऑनर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल के रूप में सबसे पहला अमाउंट देता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपनी ओर से कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल दे, कोई पार्टनर कम। ऐसे केस में उनकी कैपिटल को जस्टिफाई करने के लिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर सकती है। पार्टनर्स अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाल सकते हैं, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। लेकिन कोई पार्टनर अननेसेसरी ड्राइंग न करे, इतनी ज़्यादा ड्राइंग न करे जिससे पार्टनरशिप फर्म की वर्किंग कैपिटल डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वर्किंग कैपिटल कम पड़ जाए। उसे कंट्रोल करने के लिए पार्टनर्स पर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए एक इनकम बन जाती है। एक बिजनेस में जिस चीज के लिए कोई व्यक्ति आता है वो होता है प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट के रूप में अमाउंट देती है। क्लास 11th में जब आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा तब आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी पढ़े। उन सभी टाइप्स को हम
क्लास 12th की अकाउंटिंग को समझने के लिए सिर्फ 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, एक एक्टिव पार्टनर, एक इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो जो बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इनएक्टिव पार्टनर वो जो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म कुछ ना कुछ उनकी मेहनत के बदले में रेम्यूनरेशन देती है। जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की सेल को प्रमोट करने में मदद करते हैं ऐसे पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म कमीशन देती है। ऐसे पार्टनर जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, अपना पूरा समय बिजनेस को देते हैं, ऐसे पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म सैलरी देती है। एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन भी ले सकती है। ऐसा पार्टनर जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो पार्टनरशिप फर्म को लोन भी दे सकता है। जब पार्टनरशिप फर्म को पैसों की कमी पड़ जाए और वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाए, ऐसे केस में अगर किसी पार्टनर के पास एक्सेस पैसा है तो उस पैसे को फर्म लोन के रूप में भी ले सकती है। ये एक पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है। लेकिन ऐसे लिए गए लोन के ऊपर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देना होता है। ये इंटरेस्ट कंपलसरी पेमेंट होता है, देना ही होता है। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन लेती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर जितनी ड्राइंग करता है उतनी ड्राइंग में उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की पूर्ति नहीं होती। ऐसे केस में वो पार्टनरशिप फर्म से लोन ले भी सकता है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट देती है। तो जब पार्टनर को लोन दे सकती है उस पर इंटरेस्ट ले भी सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो और पार्टनरशिप फर्म को ऐसी प्रॉपर्टी की जरूरत है। पार्टनरशिप फर्म ऐसे पार्टनर से ऐसी प्रॉपर्टी को रेंट पर ले सकती है। तो ये थे वो ट्रांजैक्शन जिसके कारण हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखना है। ये तो थी बात उन कारणों की जिसके कारण पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हमें पढ़ना है। लेकिन अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न जो पार्टनरशिप में बनेंगे, ऐसे वो कौन से क्वेश्चन है, ऐसे कौन से बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन और पार्टनर्स की लायबिलिटीज और राइट्स से रिलेटेड है। नंबर 2, कुछ कैलकुलेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेशंस जो पार्टनरशिप में होने वाले ट्रांजैक्शंस के कारण जनरेट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट वगैरह। इसके अलावा आपसे कुछ अकाउंट्स भी बनाने को कहा जा सकता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये वो अकाउंट है जो सिर्फ पार्टनरशिप में ही बनाना पड़ता है। इसके अलावा हमें जर्नल एंट्री करने को भी कहा जा सकता है। जैसे क्लास 11th में जब आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, वहाँ आपसे अकाउंट्स बनाने को भी कहा जाता था और जर्नल एंट्री करने को भी कहा जाता था। साथ ही साथ कई बार कैलकुलेशंस भी पूछे जा सकते थे। उसी तरीके से इस चैप्टर में भी आपसे अकाउंट बनाने को भी कहा जा सकता है, जर्नल एंट्री करने को भी कहा जा सकता है और कुछ कैलकुलेशंस भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडीज से। अब हम समझते हैं पार्टनरशिप के बेसिक्स। ये वो बेसिक्स जो हमें केस स्टडी भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे चलाया जाए, हाउ टू गवर्न अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, लेकिन पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं किया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए प्रोविजंस के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को चलाया जाता है। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, यानी कि मौखिक रूप से बात करके भी पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं।
और पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न एग्रीमेंट से भी चलाया जा सकता है, यानी कि पार्टनर्स आपस में बैठ करके एक रिटर्न एग्रीमेंट बना सकते हैं। ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट को, जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो, ऐसे रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जब भी कोई एक्ट बनता है, किसी भी चीज के लिए बनता है, तो सबसे पहले वो एक्ट जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है उस चीज को डिफाइन करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए प्रोविजंस में सबसे पहले पार्टनरशिप को डिफाइन किया है। पार्टनरशिप का सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप को ऐसे डिफाइन करता है: पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन को बारीकी से समझने की जरूरत है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जो एग्री हुए। किस बात के लिए? शेयर द प्रॉफिट्स। किस चीज का प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट। ऐसे बिजनेस को चलाया जाएगा। कौन चलाएगा? सब लोग चलाएंगे, सारे पार्टनर्स चलाएंगे, या उनमें से कोई एक। किसके लिए चलाएंगे? फॉर ऑल। इस डेफिनेशन में दो इंडिकेशन है। पहला, प्रॉफिट का शेयर होगा। दूसरा, सब मिलकर के काम करें या उनमें से कोई एक, लेकिन करेंगे सभी के लिए। यहाँ पर दो इंडिकेशन है। चलिए उन दोनों इंडिकेशंस को समझते हैं। पहला इंडिकेशन, जो प्रॉफिट को शेयर करता है ऐसा व्यक्ति ऑनर होता है, और ऑनर को हम कहते हैं प्रिंसिपल। दूसरा, जो किसी की ओर से काम करता है उसे हम एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पार्टनर्स के दो स्टेटस नजर आते हैं। पहला, पार्टनर्स एक प्रिंसिपल के स्टेटस से भी काम करता है, और पार्टनर एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। चलिए कुछ और स्टेटस भी समझते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जब कोई एक इंडिविजुअल एंटर करता है, ऐसे इंडिविजुअल को पर्सनली हम पार्टनर कहते हैं। लेकिन जब ये इंडिविजुअल एक ग्रुप के रूप में काम करने लगते हैं, ऐसे समय में कलेक्टिवली उन सभी को फर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस नाम से ये लोग काम करते हैं, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड, कोई भी फर्म किसी पार्टनर के नाम से नहीं चलती, उसका अपना एक नाम होता है। जब वो उस नाम से चलती है तो उसे हम कहते हैं फर्म नेम। अब हम समझते हैं एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला कैरेक्टर, एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो लोग होना चाहिए, और वो दो लोग भी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी दो बातें हैं। चलिए पहली बात को समझते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो लोग होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने होना चाहिए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट डिस्क्राइब। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कुछ भी नहीं बताता। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो ये बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है कंपनी एक्ट 2014 में, जो ये बताता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग एक्ट करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम की बात करता है और कंपनी एक्ट मैक्सिमम की बात करता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा है कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं, वो इस योग्य नहीं है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कर सकें या वो किसी भी एग्रीमेंट में आ सकें। जब वो किसी भी एग्रीमेंट में नहीं आ सकते तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बताता है कि वो कौन लोग हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं हैं। वो लोग जो अनसाउंड माइंड हैं या डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, जिसे किसी भी कानून ने डिसक्वालीफाई किया है। सपोज करते हैं कि कोई पार्टनर को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया है। जब कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे तो किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो नहीं आ सकता। तीसरी बार, कोई माइनर
पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में नहीं आ सकता। वो बात अलग है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के केस के लिए बिजनेस में आ सकता है, लेकिन एग्रीमेंट में उसका कहीं पर नाम नहीं लिखा जा सकता। उसको लॉस शेयर करने के लिए बाइंड भी नहीं किया जा सकता। अगला कैरेक्टर है एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे वो रिटर्न हो या ओरल। ऐसा एग्रीमेंट किसी एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए किया जा सकता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए किया जा सकता है, या पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड हो सकता है। कोई बिजनेस जब तक उन्हें अच्छा लगे तब तक वो चलाएंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा कि हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो उनकी विल पर, उनकी इच्छा पर डिपेंड होगा। ऐसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ और समझ चुके हैं। अगला कैरेक्टर है एक बिजनेस होना चाहिए। एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस जरूर होना चाहिए। पार्टनरशिप किसी गेम के लिए, किसी गैम्बलिंग के लिए, किसी टूर्नामेंट में मैच खेलने के लिए नहीं होती। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसी चीजों को पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं रखता। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ बिजनेस की पार्टनरशिप को ही पार्टनरशिप मानता है। अगला कैरेक्टर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है। अगला कैरेक्टर बिजनेस सब मिल करके चला सकते हैं या उनमें से कोई और एक, लेकिन चलाएंगे सभी के लिए। ये सारी बातें पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टर्स हैं। अब कुछ और प्रोविजंस। जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, तो पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेते हैं और उसमें लिखे हुए रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस के साथ डील करते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रांजैक्शन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो ऐसे पार्टनर को, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट तो देना ही होगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्ट को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। कितना दिया जाएगा? 6% पर एलम, क्योंकि एग्रीमेंट तो है ही नहीं। जब एग्रीमेंट है नहीं तो किसके रूल से चलेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे। प्रॉफिट और लॉस का क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, जैसे सैलरी, कमीशन, ऐसी कोई भी चीज पे नहीं की जाएगी। इसीलिए सिर्फ दो बातों पर ध्यान रखना है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना होगा, और प्रॉफिट। ये प्रोविजंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रोविजंस पढ़े, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स समझे, उसके बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में आ सकता है, आपकी किताब में भी हो सकता है, जिसके सहारे से हम कम से कम ये समझ लें कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। ऐसे केस में व्हाट आर द रूल्स रिलेशन टू, किन चीजों से रिलेटेड रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। सैलरी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया है उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं। प्रॉफिट का डिवीजन कैसा होगा, पार्टनर्स की गई ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसा होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को जो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं। अब आपको जो डिसीजन देना है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पढ़े हुए रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देना है। चलिए, मैंने आपके लिए इसे सॉल्व कर रखा है। हम सिर्फ उस सॉल्व किए गए क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहला आपको डिसीजन देना है सैलरी के लिए। ऐसा केस जब पार्टनरशिप डीड ना हो, पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस हो, ऐसे केस में पार्टनर्स के लिए सैलरी देना है या नहीं। नो सैलरी विल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
तो पहला आपका जवाब होगा कि कोई भी सैलरी नहीं देना है, कोई भी सैलरी नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, ये भी नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, 6% per annum interest will be allowed on the amount given by partners in the form of loan or advance to the firm। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो ऐसे पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। प्रॉफिट का क्या होगा? प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। Profit will be shared equally. It is irrespective of the amount of capital contributed। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है। बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स की गई ड्राइंग पर इंटरेस्ट का क्या होगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लेती है, हम ऐसे केस में चार्ज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ऑन द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर ने जो भी ड्राइंग की है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ऐसे केस में पार्टनर पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर पर ऐसा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में सिर्फ आपको 2 से 3 बातें याद रखना है। एक, प्रॉफिट आपको देना ही होगा, इक्वली देना होगा, लेकिन देना होगा। दूसरा, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर देना ही होगा। तीसरा, रेंट टू द पार्टनर, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको देना ही देना होगा। तो चलिए अभी हमने एक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझा, जिसमें ये समझा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से रूल्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाया जाएगा और रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग आंसर कैसे देंगे।